नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्प्रिंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा इतिहास में जो चल रहा है सेगमेंट, वो एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्टोन एज पढ़ रहे हैं। स्टोन एज में से भी हमने देखा था 3 कालखंडों में बांटा गया स्टोन एज को। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसमें से हम पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया, क्योंकि पूरा पाषाण काल की जो अवधि रही है 5 लाख से लेकर 10,000 वर्षों तक रही। तो एक तो 4 लाख वर्षों से लंबा इतिहास चला है। इस इतिहास में को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विद्वानों द्वारा 3 कालखंडों में बांटा गया। एक निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा। तीनों कालखंडों को हम पढ़ चुके हैं। ठीक, पूरा पाषाण काल के तीनों कालखंडों का आज हम जो पढ़ेंगे वो तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। अभी तक जो इतिहास को पहली बार पढ़ रहे हैं वो उनके लिए हमने ये लेक्चर लेंदी करके तीनों कालखंडों को अलग अलग करके पढ़ा। जबकि इसका जो मेन आपका मतलब पढ़ना है वो आपका 20 से 30 मिनट का ही पूरा पाषाण काल का पूरा होता है। 30 से 40 मिनट में आपका खत्म हो जाता है, लेकिन हमने 1.5 से 2 घंटे में डिस्कस किया, ताकि जो नए विद्यार्थी हैं या जो नए पढ़ रहे हैं वो अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। चूंकि हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं आज पूरा पाषाण काल को ही हम पढ़ेंगे, कोई नया टॉपिक मध्य पाषाण काल नहीं शुरू करने वाले हैं। जैसे आपने ऊपर टॉपिक को ही देखा होगा, तो ये आपका तुलनात्मक अध्ययन है तीनों कालखंडों का, ताकि आपके जो डाउट पीछे रह गए हो, कैसे याद करना है कैसे नहीं करना है, वो सब सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएं। ठीक है, जो भी थोड़े बहुत आपके डाउट होंगे या याद करने में समस्याएं हो रही होंगी, यहाँ पे आपके तुलनात्मक अध्ययन में और आपकी बेहतर समझ पूरा पाषाण काल को लेकर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पूरा पाषाण काल का जो कालखंड रहा है, ठीक है, वो 5 लाख से लेकर 10,000 वर्षों तक रहा है। हमने कहा इतना लंबा कालखंड रहा है, 4 लाख वर्षों से लंबा इतिहास रहा है मानव का। ऐसे में मानव ने क्या किया है इस लंबे इतिहास कालखंड में, अपने विज्ञान तकनीक पर्यावरण में परिवर्तन के साथ स्वयं को परिवर्तित किया है। और इसी परिवर्तन को आधार बनाकर एडवर्ड लॉर्टेट नामक विद्वान ने इनको क्या किया, पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा। एक निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, क्योंकि 4 लाख वर्षों में मानव का जीवन काल, तकनीकी, जलवायु एक जैसी नहीं रही है। इस कारण लॉर्टेट महोदय ने पूरा पाषाण काल को जो है 3 कालखंडों में बांटा। तो पूरा पाषाण काल को हम पढ़ रहे हैं, तो पूरा पाषाण काल में अब हमारा तुलनात्मक अध्ययन का शुरू होता है यहां से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल में कि तीनों कालखंडों का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन में कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, ये निम्न पूरा पाषाण काल है, ये मध्य पूरा पाषाण काल है और ये उच्च पूरा पाषाण काल है। सबसे पहले हम तुलनात्मक अध्ययन करते समय देखते हैं कि सबसे पहले समयावधि तीनों की क्या क्या रही है। ठीक है, देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय काल रहा है पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल में, वो 5 लाख से लेकर 50,000 वर्ष, अर्थात सबसे लंबा कालखंड मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल में सबसे लंबा कालखंड किसका रहा है, तो निम्न पूरा पाषाण काल का रहा है। और इतने लंबे मानव का इतिहास, इतने लंबे वर्षों के मानव का इतिहास मात्र कुछ पेजों में सिमट के रह गया है। जबकि आप देखते हैं ऐतिहासिक काल से मानव का इतिहास तो खत्म ही नहीं होता, आप पढ़ते चले जाए। चूंकि साक्ष्य के अभाव, सारा कुछ क्या है इतिहास में, तथ्यों का खेल। यदि तथ्य हैं तो आपके पास साक्ष्य है तो आपका इतिहास बेटर है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए समय को देखते हैं। समय निम्न पूरा पाषाण काल में कैसा रहा, कितना रहा, तो 5 लाख से लेकर 50,000। मध्य पूरा पाषाण काल में समय अवधि 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व। और उच्च पूरा पाषाण काल में देखिए 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का कालखंड रहा है। ठीक, जलवायु देखिए, यहाँ पे जो जलवायु थी यहाँ पे जो था हिमयुग का प्रभाव था। हमने कहा कि जो जलवायु थी, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल में हिमयुग का प्रभाव अर्थात प्लीस्टोसीन काल था। प्लीस्टोसीन काल में था जो प्रारंभिक चरण था, वहाँ पे हिमयुग प्रभावी था। हिमयुग के प्रभावी होने के कारण आप देखते हैं कि पूरे पृथ्वी पे जो था किसकी चपेट में था, हिमयुग के चपेट में था। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये हिमयुग से थोड़ा कम प्रभावी हुआ। इसी कारण जो मानव का आगमन था ये इन्हीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और वो सबसे पहले कहाँ पे मानव किस महाद्वीप में आया, तो अफ्रीका में आया। उसके बाद भारतीय और अन्य क्षेत्रों में आया। ठीक,
इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, चूंकि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हिमयुग इतना प्रभावी था कि मानव यहाँ पे उत्पन्न होने के लिए उसकी अनुकूल दशाएं नहीं थी। अब मानव तकनीकी रूप से इतना डच भी नहीं था, क्योंकि मानव के उद्भव का क्रम था, एकाएक मानव टेक्नोलॉजी लेके तो पैदा होता नहीं। तो हम देखते हैं कि जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे मानव के अवशेष निम्न पूर्वापाषाण काल में नहीं देखने को मिलते हैं, अर्थात आदि मानव का अवशेष सबसे पहले निम्न पूर्वापाषाण काल से माना जाता है। तो आदि मानव आपके शीतोष्णकटिबंधीय अर्थात यूरोपीय सेक्टर में नहीं देखने को मिलते हैं, ये अफ्रीकी सेक्टर और भारतीय उपमहाद्वीप वाले सेक्टर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या थी, गर्म, मतलब शीतोष्णकटिबंधीय की तुलना में गर्म थी और मानव के आवास के लिए थोड़ी अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पे थी। और चूंकि हिमयुग का प्रभाव था तो घास के मैदानों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी, तो आपके यहाँ पे जो जीव थे वो छोटे न होकर बड़े जीव थे, ठीक। इसलिए बड़े जीवों को शिकार करने के लिए निम्न पूर्वापाषाण काल में बड़े पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया गया, ठीक। अब आइए मध्य पूर्वापाषाण काल में, यहाँ से जो है आपका हिमयुग का प्रभाव समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। होना प्रारंभ होता है लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। तो आप देखेंगे जो समाप्त होना प्रारंभ हुआ, तो जो उष्णकटिबंध के ऊपर वाले क्षेत्र अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अब धीरे धीरे बर्फ की चादरें वहां पे तो नहीं उतनी तेजी से पिघली, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये चीजें पिघलने लगी। अब मैदानों का विकास होने लगा, तो छोटे जीवों और घास के मैदानों का विकास हुआ। तो मानव को अब शिकार करने के लिए बड़े जीवों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, अब उसको चाहिए थे छोटे जीवों को शिकार करने की जरूरत थी। और छोटे जीव आप जानते हैं कि बड़े जीवों की तुलना में ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और ज़्यादा वो चौकन्ने होते हैं, जैसे एक खरगोश हो गया, हिरन हो गया, इनको मारना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मानव ने क्या किया, अब जो बड़े बड़े पाषाण के उपकरण थे उनकी जो थी आप जानते हैं मारक क्षमता बहुत दूर तक नहीं थी। आप 10 किलो का पत्थर का उपकरण लेके आप बहुत दूर तक नहीं फेंक सकते, लेकिन आपका 500 ग्राम का होगा तो उसको काफ़ी दूर तक फेंक सकते हैं। तो इसलिए मानव ने हिमयुग के यहाँ पे छोटे जीवों के आगमन के कारण मध्य पूर्वापाषाण काल में आपके जो औजार बनाने की तकनीक थी उसमें परिवर्तन कर दिया, अर्थात अब छोटे और शेप वाले औजारों का प्रयोग करने लगा, छोटे शेप वाले औजारों का, ठीक है। और ये बेहतरीन ढंग से बनाए भी गए थे ताकि छोटे जानवरों को शिकार करने में आसानी हो, और इसकी मारक क्षमता जो है, मारक क्षमता मतलब काफ़ी दूर तक फेंक के जो है इसका शिकार किया जा सके। और उच्च पूर्वापाषाण काल तक आते आते क्या हुआ था, हिमयुग समाप्त हो गया, हिमयुग का द एंड हो गया। तो हिमयुग समाप्त हुआ तो अब क्या हुआ, जलवायु गर्म होना प्रारंभ कर दी। तो अब देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत तेजी से मानव सभ्यता का विकास होता है, ठीक है। और आपके जम्मू कश्मीर इन सब क्षेत्रों में आपको देखेंगे कि मानव जो था, मानव की प्रगति आपको देखने को मिलती है। मानव यहाँ पे अब निवास करने लगा था, क्योंकि अब जो था बर्फ या शीत ऋतु का उतना प्रभाव नहीं रह गया था, जलवायु गर्म होना प्रारंभ हो गई थी। और इसके साथ ही घास के मैदानों, छोटे जीवों का विकास हुआ, और उसके साथ ही हुआ मैदानों का विकास। अभी हम देखते हैं निम्न पूर्वापाषाण काल, मध्य पूर्वापाषाण काल और उच्च पूर्वापाषाण काल में खेती नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही थी, क्योंकि हिमयुग का प्रभाव था। हिमयुग के प्रभाव के कारण ऐसी जलवायु दशाएं ही नहीं थी कि वहां पे खेती की जाती। तो उच्च पूर्वापाषाण काल ने एक आधार दिया मानव को कि वो जो था अब खेती करना प्रारंभ करे। तो इसीलिए उच्च पूर्वापाषाण काल के बाद जो मध्य पाषाण काल आएगा आपका, जब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वहां पे देखेंगे मानव खेती करना प्रारंभ कर देता है। क्यों, क्योंकि हिमयुग के समाप्त ने जो मौसम में परिवर्तन हुआ वो फसलों के लिए अनुकूल था। उच्च पूर्वापाषाण काल के पहले का मौसम फसलों के लिए अनुकूल नहीं था, इसलिए वहां पे आपकी खेती के साक्ष्य नहीं मिलते हैं पूरे पूर्वापाषाण काल में। मध्य पूर्वापाषाण काल से साक्ष्य मिलने लगते हैं, क्योंकि हिमयुग का प्रभाव था, हिमयुग का प्रभाव समाप्त हो चुका था और जलवायु गर्म होना प्रारंभ कर दी थी। और जलवायु फिर वर्तमान आकार को ग्रहण करना प्रारंभ करती है, अर्थात वर्तमान परिस्थिति को, वर्तमान जलवायु परिस्थिति को प्राप्त करना प्रारंभ कर दी। और एक लंबा समय, हजारों वर्षों का काल लगा, तब जाके वर्तमान जलवायु दशाएं प्राप्त हो पाई। तो हिमयुग में देखिए हमके हिमयुग का समाप्त हो रहा था, तो मैदानों का विकास हुआ, छोटे छोटे घास के मैदानों का विकास हुआ। और इन घास को मैदानों में जो इस घासों को खाने वाले कौन आए, छोटे जीव आए। और छोटे जीवों का बहुतायत मात्रा में शिकार होने लगा। तो हिरन की आप देखेंगे सींग से, उनकी हड्डियों से जो थे औजार अब बनाए जाने लगे। पत्थर की तुलना में हड्डियों के औजार भी अब बनने लगे थे। कहाँ से, उच्च पूर्वापाषाण काल में। क्यों बनने लगे थे, क्योंकि इसके पीछे ये कारक जिम्मेदार था, हिमयुग का समाप्त होना। जो निम्न पूर्वापाषाण कालीन मानव है वो होमो इरेक्टस मानव है, जबकि मध्य पूर्वापाषाण कालीन मानव को क्या कहा जाता है, निएंडरथल मानव कहा जाता है। और उच्च पूर्वापाषाण कालीन मानव को होमो सेपियंस अर्थात आधुनिक मानव।
तो ये तीनों चीज़ें याद रखें। मानव के विकास के क्रम में हमने ये सब चीज़ें, होमो इरेक्टस क्या थे, निएंडरथल क्या थे और होमो सेपियंस क्या थे, ये सब हमने देखी, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं। तो निम्न पूर्व पाषाण काल में कौन सा मानव था? होमो इरेक्टस मानव था। और मध्य पूर्व पाषाण काल में निएंडरथल मानव था। और उच्च पूर्व पाषाण काल में आपका कौन सा मानव था? तो होमो सेपियंस अर्थात आधुनिक मानव। अब यहाँ पे देखिए संस्कृति। संस्कृति का मतलब क्या था कि इस काल में जो उपकरण बनाने की टेक्निक थी, जिस की सहायता से उपकरण बनाए जाते थे, उसी के आधार पर इसको जो है क्या कह दिया गया? संस्कृति कह दी गई। ठीक है, संस्कृति कह दी गई। ठीक है, संस्कृति कह दी गई। तो देखिए जो निम्न पूर्व पाषाण काल में क्या था, हमने देखा था जो पेबुल्स होते थे, हमने कहा नदियों के किनारे जो घिसे घिसे आपको पत्थर देखने को मिलते चिकने चिकने, वो पेबुल कहलाते हैं। और इन्हीं पेबुलों को जब तोड़ा जाता है, इसके किनारे के भाग ऐसे अलग हो जाते थे और बीच का जो मजबूत भाग था वो बचता था, उसी को कहा जाता था कोर हिस्सा। ये जो किनारे का हिस्सा टूट के अलग हुआ, इसको कहा जाता था फलक। और ये मध्य पूर्व पाषाण काल में देखने को मिलता है फलक। तो ये जो कोर हिस्सा था, चूंकि कोर से उपकरण बनाए गए थे, चॉपर चॉपिंग या हैंड एक्स, ठीक है, ये जो उपकरण बनाए गए थे ये आपके किससे बनाए गए थे? इन्हीं कोर हिस्से से बनाए गए थे, पत्थर के पेबल्स के। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? कोर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चूंकि चॉपर चॉपिंग उपकरण बहुतायत मात्रा में उत्तर भारत में मिले हैं, इसलिए इसको चॉपर चॉपिंग संस्कृति कहा जाता है। और दक्षिण भारत में जो बहुतायत मात्रा में मिले हैं उपकरण, वो हैंड एक्स मिले हैं। हैंड एक्स हमने बताया था इस प्रकार का होता था, हाथ में लेकर इससे जो है फिर शिकार किया जाता था। ये सब हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो चॉपर चॉपिंग उत्तर भारत में कहा गया निम्न पूर्व पाषाण काल को, और हैंड एक्स संस्कृति किसको कहा गया? चॉपर चॉपिंग संस्कृति उत्तर भारत में कहा गया किसको? निम्न पूर्व पाषाण काल को। और दक्षिण भारत में इसको क्या कहा गया? हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, चूंकि जो चापर चापिंग पेबुल नदी जो थी, पेबुल संस्कृति जो, तो जो भारत में वर्तमान पाकिस्तान जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, पाकिस्तान का जो हिस्सा है ये, यहीं पे सिंधु की सहायक नदी है आपकी सोहन नदी, इसी नदी घाटी में मिले हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? सोहन संस्कृति। टेरा एम पीटरसन महोदय ने ये जो पोटावर पठार वाला क्षेत्र है पाकिस्तान में स्थित, जहाँ पे सोहन नदी जो सिंधु की सहायक नदी है, इसकी नदी घाटियों में मिले हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? सोहन संस्कृति के नाम से जाना गया। तो देखिए इसको जो निम्न पूर्व पाषाण को किन नामों से जाना गया? तो कोर संस्कृति, और साथ में ही उपकरणों के आधार पर उत्तर भारत में इसको चॉपर चॉपिंग या सोहन संस्कृति कहा गया, चूंकि सोहन नदी घाटी में मिली है जो पाकिस्तान में स्थित है, और साथ में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ना। और बाकी जो दक्षिण भारत में निम्न पूर्व पाषाण कालीन स्थल है उसको हैंड एक्स संस्कृति का, क्योंकि यहाँ पे हैंड एक्स उपकरणों की प्रधानता मिली है। और फिर मध्य पूर्व पाषाण काल में जो उपकरण बनाने की टेक्निक थी वो फलकों से बनाए जा रहे हैं, इसलिए उसको फलक संस्कृति। फलक कौन होते थे? जो पत्थर के किनारे के टुकड़े जो अलग होते थे ना, उनको फलक संस्कृति। उच्च पूर्व पाषाण काल में संस्कृति को क्या कहा गया? ब्लेड संस्कृति कहा गया। ब्लेड का मतलब था, जैसे वर्तमान ब्लेड देखते हैं दोनों तरफ धार होती है, ऐसे पत्थर के ब्लेड होते थे जिनके दोनों तरफ धार होती थी। ऐसे उपकरण यहाँ पे बहुतायत मिले हैं उच्च पूर्व पाषाण काल में, ब्लेड उपकरणों की प्रधानता, इसलिए इसको ब्लेड संस्कृति कहा गया। ठीक, आइए आगे। अब औजार में देख लीजिए। औजार देखिए, निम्न पूर्व पाषाण काल में जो औजार थे वो चॉपर थे। चॉपर क्या होता था? ये कोर से बने हुए इस प्रकार के उपकरण होते थे जिसमें एक किनारा, इसका ये जो किनारा है ये वाला, ये कैसा होता था? नुकीला होता था, इसको कहा जाता था चॉपर। ठीक, ये हो गया चॉपिंग। चॉपिंग क्या होता था आपका? इसके दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर के उपकरण होते थे, इसके इधर भी धार होती थी, इधर भी धार होती थी। चूंकि ये पेबुल से बनाए जाते थे इसलिए इसको पेबुल संस्कृति कहा जाता है। तो पेबुल से बनाए जाते थे। पेबुल का उपयोग क्या होता था? चॉपर और चॉपिंग को बनाने में, अर्थात कोर उपकरणों को बनाने में। ये सब पीछे डिस्कस किया गया। इस इमेज भी हमने इसके पहले जो वीडियो थे निम्न पूर्व पाषाण काल में आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने इमेज भी दिखाई है, चॉपर चॉपिंग कैसे दिखती है, इसके उपयोग क्या थे। क्योंकि हमारा ये रिवीजन क्लास है तो हम इसको बहुत तेज़ी से डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि फालतू का समय न लगे आपको, ठीक है, और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। मध्य पूर्व पाषाण काल में इन उपकरणों का प्रयोग जो था, चॉपर चॉपिंग का उपकरण जो था कम हो गया था, उसकी जगह पे जो आ गए थे खुरचनी। खुरचनी क्या होता था? इसमें जो था एक तरफ ऐसे इस प्रकार के होते थे ताकि जो है
खुरदुरा हिस्सा होता था, ताकि जानवरों की खाल और पेड़ों की खाल, जानवरों और पेड़ों की खाल को आसानी से जो है खुरेदा जा सके, खुरेद के निकाला जा सके। एक बेदनी होती थी जिसे पॉइंट कहा जाता था। ये इस प्रकार की सुई या सूजे की तरह की आकृति होती थी जिससे आसानी से जानवरों का शिकार किया जा सकता था। फिर तछड़ी होती थी। तछड़ी में क्या होता था, इस प्रकार के उपकरण होते थे जिसमें दोनों तरफ धार होता था। इसका उपयोग मुलायम या कोमल पत्थरों पर, ठीक है, मुलायम या कोमल पत्थरों पर नक्काशी करने के लिए, चित्रकारी करने के लिए प्रयोग किया जाता था, और हड्डियों के उपकरणों पर नक्काशी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था तछड़ी का। उच्च पुरापाषाण काल में भी सेम यही आपके जो मध्य पुरापाषाणकालीन जो उपकरण है पत्थर के, खुरचनी, बेदनी, तछड़ी, इन सब का प्रयोग होने लगा था। साथ में ही यहाँ पे दो नए उपकरण आ गए थे। वो कौन से दो नए उपकरण थे? ब्लेड उपकरण। ब्लेड हमने पढ़ाया, बताया कि जो वर्तमान ब्लेड की तरह इसके दोनों तरफ धार होते थे, इस तरह, इधर भी इधर भी। और फिर साथ में देखते हैं अस्थिर निर्मित उपकरण भी यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के औजारें भी देखने को मिलते हैं। और साथ में आपने देखा लोधा नाला जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा भी मिलनी प्रारंभ हो गई थी। यदि बात किया जाए अस्थिर निर्मित उपकरणों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, किस काल से मिलते हैं पुरापाषाण काल, तो आप बताएंगे उच्च पुरापाषाण काल से मिलते हैं। अब देखिए निम्न पुरापाषाण काल में जो औजार बनाने के लिए पत्थर प्रयोग किए जाते थे, निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थर प्रयोग किए जा रहे थे औजार बनाने के लिए, वो क्वार्टजाइट पत्थर था। और मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट जैसे पत्थरों का उपयोग बहुतायत मात्रा में होने लगा। और इन उपकरणों की विशेषता थी, ये ज़्यादा चमकीले, नुकीले और धारदार होते थे, और शेपिंग इनकी बहुत सुंदर होती थी, ठीक है, इनकी तुलना में निम्न पुरापाषाण। यहाँ के जो निम्न पुरापाषाण काल के क्वार्टजाइट से बने उपकरण थे वो बेडोल टाइप के होते थे, जबकि ये मध्य पुरापाषाण काल में ये उपकरण जो थे ज़्यादा परिष्कृत थे। और उच्च पुरापाषाण काल में भी सेम यही थे, जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट के उपकरण बनाए गए, ज़्यादा परिष्कृत, ज़्यादा चमकीले और अच्छे उपकरण बनाए गए, क्योंकि छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए ज़्यादा धारदार उपकरणों की जरूरत थी, ताकि एक भी बार खाली न जाए, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम बात करेंगे प्रमुख स्थलों की। निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, और उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले, तीनों को तुलनात्मक हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल की। निम्न पुरापाषाण काल में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम उत्तर भारत के जो पुरापाषाणिक स्थल हैं, निम्न पुरापाषाणिक, मध्य पुरापाषाणिक और उच्च पुरापाषाणिक स्थलों को देखेंगे। तो निम्न पुरापाषाण काल में जो लिद्दार नदी घाटी है, वहां पे आपके साक्ष्य मिले हैं किसके, हस्त कुठार के, ठीक है। राजस्थान में, उत्तर भारत में डिडवाना वाला क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, यहाँ से 44 पुरा स्थल मिले हैं जो मिर्जापुर सेक्टर में है। याद रखिएगा बेलन नदी घाटी के स्थल आपको हर जगह कॉमन है। बेलन नदी आपकी कॉमन है। यदि एक स्थल याद रखना तो उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी याद रखिए, आपको तीनों कालखंडों में मिलेंगे, निम्न में भी मिलेंगे, मध्य में भी मिलेंगे और उच्च पुरापाषाण काल में मिलेंगे ही। और साथ में ही नवपाषाण काल तक, मध्य से मतलब पुरापाषाण काल से लेकर मध्य और नव तक सारे साक्ष्य आपके उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी में मिलते हैं। तो सारे साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं निम्न पुरापाषाण काल में। तो इसको ये कॉमन फैक्टर में तीनों कालखंडों में या पूरे पाषाण काल में आपका जो कॉमन स्थल रहेगा वो बेलन नदी घाटी है, ध्यान में रखेंगे इसको। यहाँ से 44 पुरा स्थल मिले हैं वर्तमान में मिर्जापुर सेक्टर में। मध्य प्रदेश में जो आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी घाटी है, यहाँ पे 2 स्थल मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। एक हथनोर हो गया, एक मानो हथनोर ग्राम हो गया, एक नरसिंहपुर हो गया, जिसमें से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है आपका हथनोर ग्राम, जहाँ से मानव की खोपड़ी मिली है। एक बार मैप के थ्रू ऐसे देख लीजिए, मैप के थ्रू याद रखने की कोशिश करिएगा। ये भारत मान लीजिए, माना ये भारत है, ठीक है, क्योंकि लग तो नहीं रहा है भारत की तरह, ठीक है। यहाँ से इस पे माउस से बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिद्दार नदी घाटी में हस्तकुठार मिले हैं। ये पूछा जाएगा हस्तकुठार के साक्ष्य उत्तर भारत में कहाँ मिले हैं, जबकि हस्तकुठार के आप देखते हैं मैक्सिमम साक्ष्य निम्न पुरापाषाण काल में जो मिले हैं वो दक्षिण भारत में पल्लवरम, अतिरपक्कम, ये सब क्षेत्रों में मिले हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे साक्ष्य मिले हैं उत्तर भारत में, तो आप देखेंगे उत्तर भारत में कहाँ मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल में हैंड एक्स के साथ कश्मीर की लिद्दार नदी घाटी में, राजस्थान में जो डिडवाना वाला क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी में मिर्जापुर सेक्टर में आपके, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी है, मिर्जापुर सेक्टर में आपके मिले हैं साक्ष्य, ठीक है। बेलन नदी की बात की जाए तो बेलन नदी सहायक नदी किसकी है, टोंस की सहायक नदी है। टोंस किसकी सहायक नदी है, आपकी गंगा की, ठीक है।
जो इलाहाबाद के समीप जाके गंगा में मिल जाती है टोन्स, ठीक है। तो इसी की सहायक नदी है आपकी बेलन नदी। तो यहाँ पे हो गया, और राजस्थान हो गया आपका, ये तीन। और फिर आपका मध्य प्रदेश को आप ले लीजिए। मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है नर्मदा नदी घाटी में स्थित, नर्मदा नदी जो ऐसे बह रही है, नर्मदा नदी घाटी में आपका नरसिंहपुर और हथनूर ग्राम। हथनूर ग्राम को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मानव खोपड़ी के साथ से मिले हैं, ठीक है। आइए इरेज कर देते हैं इसको, ये रहा, ठीक। अब देखिए, तो ये निम्न पूरा पाषाण काल में हो गए, कश्मीर में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, उत्तर प्रदेश में मिले हैं और मध्य प्रदेश में। और कहाँ कहाँ मिले हैं? कश्मीर में आपका लिद्दार नदी, राजस्थान में डिडवाना, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है हथनूर ग्राम। अब आइए, अब मध्य पूरा पाषाण काल की बात की जाए। मध्य पूरा पाषाण काल में देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो साक्ष्य मिले हैं मध्य पूरा पाषाण काल में, वहाँ पे बेलन नदी घाटी में, यहाँ पे चंदौली में मिले हैं, सिंगरौली में, और बेलन नदी घाटी। देखिए बेलन नदी घाटी यहाँ पे भी कॉमन है। राजस्थान में अरावली पर्वत सीमा के आसपास और लूनी नदी घाटी में, अर्थात जो ये जो थार मरुस्थल का पूर्वी सेक्टर है, जहाँ से अरावली, पूर्वी सेक्टर जहाँ से अरावली पर्वत शुरू होता है और थार मरुस्थल का प्रारंभ होता है, इन सेक्टरों में आपको देखने को मिले हैं। और लूनी नदी यहीं पर बहती है, यहाँ पर मिली है, ठीक है। और यही उच्च पूरा पाषाण काल में जो उत्तर भारत में स्थल हैं वो देख लीजिए। उत्तर भारत में, ये तो हालांकि भारत से बाहर है अफगानिस्तान, ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका मिला है अफगानिस्तान में, आपका संघाव की गुफाएं ये हमने देखी थी। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी में, इलाहाबाद में दो स्थल हैं, एक लोधा नाला, एक चौपानी मांडो, जिसमें से आपको याद रखना है लोधा नाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोधा नाला में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, अर्थात हड्डियों से निर्मित एक मूर्ति मिली है जो लगती है किसी मातृ देवी की मूर्ति है। ये कहाँ से मिली? उत्तर प्रदेश के लोधा नाला से मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका पूछा गया है, कई बार पूछा गया कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? उत्तर प्रदेश के लोधा नाला से मिली है। ये जो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, इसके बारे में यदि बात की जाए, ठीक, तो विद्वानों का अनुमान है कि लोधा नाला में जो अस्थि निर्मित मानव की प्रतिमा मिली है, तो उच्च पूरा पाषाण काल से माना जाता है धर्म की शुरुआत। ये कैसे हुई है हम जब अभी आगे पढ़ेंगे जीवन, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। तो आप याद रखिएगा कि अफगानिस्तान में संघाव की गुफाएं, भारतीय उपमहाद्वीप में। उत्तर भारत में मेनली बात कीजिए, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी में दो स्थल, लोधा नाला और चौपानी मांडो, दोनों इलाहाबाद में स्थित है। लोधा नाला से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली, चौपानी मांडो से भी साक्ष्य मिले हैं आपके। राजस्थान में देखेंगे दो स्थल, राजस्थान में बागौर और चंद्रावती। बागौर से आपकी एक स्त्री मूर्ति मिली है, चंद्रावती से आपके चाट पत्थर पे चित्र मिले हैं, ठीक है। राजस्थान में दो स्थल हो गए, एक आपका बागौर हो गया, एक चंद्रावती हो गया, ठीक। तो बागौर से आपकी स्त्री मूर्ति मिली है और चंद्रावती से चाट पत्थर, ठीक है। अब निम्न पूरा पाषाण काल में आइए। निम्न पूरा पाषाण काल में दक्षिण भारत में आते हैं, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल में दक्षिण भारत में देखेंगे तो आपका जो चंदौली और कोरेगांव है, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु, दो स्थलों को याद रखना है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र में चंदौली और कोरेगांव यदि नहीं याद रखना है तो नहीं याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बार आईएएस की परीक्षा में आपके मेंस वाले में ये दिया था स्थल, ये दिया था कि निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल में चंदौली, ये ध्यान में रखेंगे, मैपिंग में आपका ध्यान में होना चाहिए। और कोरेगांव और प्री में पूछे नहीं गए हैं यहाँ से, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप। यदि नहीं ध्यान में रखना है तो हल्का सा ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा फोकस इस पर मत करिएगा। अब आते हैं तमिलनाडु में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए कि यहाँ पे दो स्थल हैं जिसपे साक्ष्य मिले हैं, एक पल्लवरम और तिरुपक्कम, दोनों जगह से हैंड एक्स मिले हैं। इसीलिए दक्षिण भारत की निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। पल्लवरम में 1863 में भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने पल्लवरम में सबसे पहले जो था किसकी खोज की? हैंड एक्स की खोज की। बाद में उन्हीं के मित्र अतिरपक्कम, तमिलनाडु में भी ये भी स्थित है, ठीक है। जो दक्षिण भारत का हिस्सा है ये तमिलनाडु में स्थित है। अतिरपक्कम, यहाँ से इन्होंने खोज निकाला था हैंड एक्स, और इनके किन्होंने खोजा था? विलियम किंग महोदय ने। ये रॉबर्ट ब्रूसफुट के ही आपके क्या थे? मित्र थे, ठीक। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे दोनों लोग, जिन्होंने इसको खोज निकाला, ठीक है, हैंड एक्स। और इसी के साथ ही भारत में प्रागैतिहास का अध्ययन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर
ये जो पल्लवरम वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया कब खोज हुई, 1863 में किसने खोज की, रॉबर्ट ब्रूसफुट मून ने खोज की, कहाँ पे खोज की, पल्लवरम में खोज की, हैंडेक्स का क्या खोज किया, हैंडेक्स की खोज किया, ये सब। अतिरपक्कम में किसने खोज की, विलियम किंग ने खोज की, किसकी खोज की, तो हैंडेक्स की खोज की। अतिरपक्कम कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में। ये सब बातें एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा ध्यान में। मध्यपूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण स्थल की बात, मध्यपूरा पाषाण काल में केवल एकमात्र स्थल आप ध्यान में रखना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरा स्थल है, ये है नेवासा। ये वर्तमान में जो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी वाला बेल्ट है, प्रवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी, यहाँ पे एच डी संकालिया महोदय ने इसकी खोज की और इन्होंने इसका नामकरण माना जाता है कि मध्यपूरा पाषाण काल रखा। नेवासा मध्यपूरा पाषाण काल की खोज किसने की पूछा जाए तो एच डी संकालिया महोदय ने, भारतीय पुरातत्वविद थे। नेवासा जो प्रवरा नदी के पास में स्थित है वहीं पर इन्होंने जो था खोज निकाला था। मध्यपूरा पाषाण काल के संबंधित सारी विशेषताएं इसी नेवासा नामक स्थल से मिलती हैं, इसलिए इसको मध्यपूरा पाषाण काल को नेवासाई चरण भी कहा जाता है। ठीक, और बाकी ये नहीं याद रखना, केवल एकमात्र स्थल या मध्यपूरा पाषाण काल में उत्तर भारत दक्षिण भारत में याद रखना है तो आप नेवासा याद रखेंगे। ठीक, सबसे ज्यादा फोकस आपको नेवासा पे रखना है। अब उच्चपूरा पाषाण काल में आ जाए, दक्षिण भारत की बात की जाए तो दो स्थल आपको ध्यान रखने हैं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये दक्षिण भारत है, ऐसे करके हो गया दक्षिण भारत में, ये महाराष्ट्र हो गया और ये आपका आंध्रा हो गया। महाराष्ट्र में आपका याद रखना शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी की गई है। पूछा जाए निम्न में से किस भारतीय कहाँ पे जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की चित्रकारी के साथ से मिलते हैं, किस काल से संबंधित हैं, तो निम्नपूरा पाषाण काल से संबंधित है। कहाँ पे मिले हैं, तो महाराष्ट्र में मिले हैं। और आंध्र प्रदेश में दो स्थल याद रखने हैं, आपको ध्यान में रखने, रेनीगुंटूर और वेंटमचेरला। हालांकि है तो बहुत सारे, लेकिन ये दो आप ध्यान में रखेंगे। देखिए याद करने के लिए देखिए समस्याएं हो रही होंगी, नो डाउट होंगी, लेकिन मैप के थ्रू याद रखिएगा, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखिएगा। और जो चीज़ें याद नहीं उसको अपने सामने कम से कम दिन भर में 1 या 2 बार रिविज़न कर लेंगे तो वो चीज़ें ध्यान में रहेंगी आपकी। ठीक है, और रिवीजन पढ़ने से ज़्यादा सबसे ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में या पढ़ने के दौरान, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है रिवीजन। यदि आपने रिवीजन नहीं किया है तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपके एग्ज़ाम टाइम में वो नीलवटे सन्नाटा, ठीक है, अंडा जीरो, वो टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये इसको याद करने का एकमात्र तरीका है कि मैप के थ्रू याद रखिए। जैसे मुझे याद रहता है तो मैप के थ्रू मैं याद करता हूँ, मुझे याद होती नहीं है चीज़ें बेसिकली। ठीक है, या तो मैं मैप के थ्रू या तो किसी अन्य चीज़ से कोरिलेट करके याद करता हूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होती है। बाकी ऐसे डायरेक्ट मुझे रटने को कहा जाए तो मुझसे नहीं याद होती, इसलिए हम भी आपको सलाह देंगे यदि रट नहीं पा रहे हैं तो मैप के थ्रू रटिए और बार बार पढ़िए, वो चीज़ें अपने आप ध्यान में आ जाएंगी। तो यहाँ पे उच्चपूरा पाषाण काल के साक्ष्य जो है जो साक्ष्य मिले दक्षिण भारत में महाराष्ट्र से मिले हैं और आंध्र प्रदेश, ये दोनों महत्वपूर्ण है। शुतुरमुर्ग से अंडे पर चित्रकारी की गई है, आंध्र प्रदेश में आपके रेनीगुंटूर और वेंटमचेरला। अब देखते हैं कि निम्नपूरा पाषाण काल, मध्यपूरा पाषाण काल और उच्चपूरा पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा रहा है। तो देखिए मानव का जीवन कैसा रहा है, तो जीवन आप देखिए निम्नपूरा पाषाण काल का जो मानव था उसको आग का ज्ञान था लेकिन उपयोग से परिचित नहीं था। ठीक, अर्थात आसपास के जंगलों में वो जब देखता था कि जंगलों में आग लग जाती थी, पत्थरों में आपस में रगड़ाहट से, पत्थरों में टकराहट से या पत्थरों को पटकते समय, लेकिन वो आग का उपयोग किन चीज़ों में करे, कैसे खाए, ये नहीं जानता था मनुष्य कैसे उपयोग करना है। तो आग का ज्ञान लेकिन उपयोग नहीं था। ये मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल तक सेम ही रहा। मनुष्य को पूरे पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान नहीं हो पाया था। खेती और पशुपालन की बात की जाए, ठीक, हमने कहा कि खेती और पशुपालन के लिए जलवायु दशाएं ही नहीं थी। यहाँ पे हिमयुग का प्रभाव था, हिमयुग में मैदानों का विकास नहीं हुआ था, छोटे जीवों का विकास नहीं होता, पशुपालन किनका करते हैं वो। तो ऐसे में मानव के लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि उस समय ये कर पाता था, इसलिए खेती और पशुपालन का ज्ञान न निम्न पूरा पाषाण काल में हो पाया है और न उच्च पूरा पाषाण काल में हो गया। उसके लिए जिम्मेदार थे जलवायु कारक, लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल ने जो जलवायु अर्थात हिमयुग की समाप्ति ने मध्य पाषाण काल, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, तो वहाँ पे पृष्ठभूमि तैयार कर दी खेती की और पशुपालन की। क्योंकि उच्च पूरा पाषाण काल से जब बर्फ पिघले तो मैदानों का विकास, छोटे जीवों का आगमन और उन्हीं छोटे जीवों को मनुष्य जो था पालतू पशु के रूप में बनाने लगा। तो कुछ को तो पालतू पशु बनाना था अपने
जैसे कुत्ते उत्ते को बनाया तो उसके साथ रहने के लिए, ठीक, उनकी ईमानदारी को देखकर। और कुछ पशुओं को शिकार को पालतू बनाया उनका जो है मांस के लिए, क्योंकि हर समय शिकार की उपलब्धता मनुष्य को नहीं हो पाती थी, हर समय रोज उसको शिकार मिल जाए ये पॉसिबल नहीं था मानव के लिए। तो ऐसे में मानव क्या कर रहा था कि शिकार पे फोकस था, मतलब पशुपालन करना प्रारंभ करता। लेकिन यहाँ पे नहीं, पूरा पाषाण के काल के किसी भी चरण, न निम्न न मध्य न उच्च, किसी में पशुपालन नहीं मिलता। जब वहां पे पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल से देख लेंगे क्या कैसे था। मानव का जीवन के दो ही लक्ष्य थे यहाँ पे, आखेट करना अर्थात शिकार करना और खाद्य संग्रह करना। मान लीजिए कभी भोजन न मिले, शिकार न मिल पाए, तो आदमी क्या करे, जो कंदमूल फल उसको जंगलों से एकत्रित किए गए उसको खाकर अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल तक मानव क्या था, आखेट और खाद्य संग्राहक बना रहा। अब देखिए पत्थर के औजारों का प्रयोग निम्न पूरा पाषाण काल में भी मानव करता रहा, मध्य पूरा पाषाण काल में भी मानव करता रहा। लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल में परिवर्तन को नोट करिएगा, यहाँ पे अब हड्डियों के उपकरण आ गए थे। क्यों? क्योंकि छोटे जीवों के विकास ने शिकार को ज़्यादा बढ़ा दिया, शिकार करना। तो अब जो था हिरन के सिंगों से, हिरन के सींगों का उपयोग करके उससे हड्डी के औजार बनाना, उनके अस्थियों का औजार बनाना अब मनुष्य के लिए ज़्यादा पॉसिबल हो गया था, क्योंकि शिकार उसे बहुत आयत मात्रा में मिल जा रहे थे और हल्के थे, अच्छे थे। तो यहाँ पे एक परिवर्तन क्या हुआ कि पत्थर के औजार का तो प्रयोग निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल में होता रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उपकरणों का, हड्डी के उपकरणों का भी प्रयोग आपको देखने को मिलता है। उच्च पूर्व पाषाण काल में ये परिवर्तन हुआ मानव के जीवन में। अब आइए, ठीक है, अब आइए यहाँ पे जो धर्म की बात की जाए तो निम्न पूर्व पाषाण काल में जो मानव था उसकी लौकिक सत्ता में क्या था कि इस जीवन में जो भी चीजें हैं उसका उपभोग करना, लोक परलोक के विषय में नहीं सोचना, अर्थात मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम वो 64 लाख या 84 लाख जो भी योनियां हैं उसमें टहलेंगे, घूमेंगे, ये सब चीजें मनुष्य के दिमाग में उस समय तक नहीं आई थी। मनुष्य पारलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं कर रहा था निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल तक। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था भोजन की शिकार करना और खाद्य संग्रह करना, अपना जीवन यापन करना, इनके प्रकार किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन करना। अर्थात वो इस जीवन में जो भी सुख सुविधाएं थी उनका उपभोग करने पर बल दे रहा था। तो उसको कहा गया लौकिक। लौकिक का मतलब यही होता है, अर्थात इस लोक में के विषय में ही सोचना, परलोक के विषय में नहीं सोचना। परलोक मतलब स्वर्ग नरक के विषय में नहीं सोचना, मरने के बाद क्या होगा ये सब चीजें नहीं, स्वर्ग में जाएंगे नरक में, ये सब का विचार नहीं था मानव के पास, ठीक है। और यही मध्य पूर्व पाषाण काल में भी मानव लौकिक जीवन पर ही ज्यादा फोकस करता रहा। लेकिन आपके उच्च पूर्व पाषाण काल में मानव के लौकिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन के भी साक्ष्य जो है हमें देखने को मिलते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि लोहदा नाला वाला जो क्षेत्र है, लोहदा नाला वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बेलर नदी घाटी में, वहां पे लोहदा नाला वाले सेक्टर में आपकी मातृ देवी की प्रतिमा हमने देखी थी, मिली है। ये मातृ देवी की प्रतिमा क्या बताती है? ये मातृ देवी की प्रतिमा क्या बताती है कि मनुष्य कहीं ना कहीं अब जो था ईश्वर या पारलौकिक सत्ता में विश्वास करने लगा था। तो ऐसे में जो था ये अनुमान सबसे पहले लगाया जाता है विद्वानों, जो मानव ने जो धर्म का वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं उसका जो प्रारंभ होता है वो यहीं से माना जाता है, ठीक है। तो माना जाए कि लौकिक के साथ साथ आध्यात्मिक सत्ता का जो आगमन हुआ वो लोहदा नाला वाला मतलब उच्च पूर्व पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, जबकि निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल में ऐसे कोई साक्ष्य हमें नहीं देखने को मिलते हैं। लौकिक और परलौकिक आप समझ गए। परलौकिक का मतलब होता है कि जो इस लोक की तुलना में परलोक पे ज्यादा विश्वास करता है, परलोक के विषय में सोचता है, स्वर्ग नरक इन सब चीजों के विषय में, मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये सब चीजें, ठीक है। तो लोहदा नाला वाला सेक्टर आप याद रखेंगे ना कि यहाँ पे जो परिवर्तन हुए, मानव ने लौकिक सत्ता आध्यात्मिक जीवन में जो परिवर्तन आया मनुष्य ने, अब यहाँ पे उच्च पूर्व पाषाण काल से मनुष्य जो है आध्यात्म की तरफ जो है इसका रुझान देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये आपका पूरा तुलनात्मक अध्ययन का सीरीज आपकी समाप्त होगी। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।